Hello friends, so today we are going to learn the Bayes theorem in probability. इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और सिंपली टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं एंड एट सम पॉइंट फिर उनमें डिसिमिलैरिटी भी आती है, बट दे आर समवट रिलेटेड। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के क्वेश्चंस में क्या होगा, जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी में भी क्या होते थे, दो काम होते थे, ऐसे ही बेस थ्योरम के अंदर भी क्या होंगे, टू वर्क होंगे। ठीक है, दो काम होंगे। तो जैसे उसमें भी क्या होता था, फर्स्ट वर्क क्या होता था, फर्स्ट वर्क से क्या बनते थे, इवेंट 1, इवेंट 2, और इसको हम बोलते थे E1, इसको हम बोलते थे E2। कोई ज़रूरी नहीं कि दो ही बने, वो फर्स्ट वर्क पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हो सकता है 3 बने, 4 बने। ठीक है, वो हम एग्जांपल्स में देखने वाले हैं, तो वो कितने भी बन सकते हैं। तो इसको बोलते हैं E1, इसको बोलते हैं E2। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, P ऑफ E1, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P ऑफ E2। अब है अपना सेकंड वर्क। ठीक है, दो काम होंगे ना, तो सेकंड वर्क उसको हम बोलते हैं A, और इसमें हम निकालते हैं दो प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ A बाई E1, A गिवन E1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2। देन फाइनली क्या होगा, ठीक है, हमसे क्या है, मतलब जो पूछा जाएगा ना वो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगी, E1 गिवन A मीन्स हम ये फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, फिर हम क्वेश्चंस के थ्रू देखने वाले हैं कि क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1। ऊपर तो वही आएगा, लाइक E1 वाला है तो E1 वाले आएंगे, और नीचे सब आएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A बाई E1। ठीक है, मान लो दो ही हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A बाई E2। अगर दो ही इवेंट है तो इस केस में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A भी निकाल सकते हैं, तो उस केस में E2 ऊपर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर है उसका ऊपर आएगा, बाकी नीचे क्या आएंगे, सारे आएंगे। ठीक है, अब आती है बात कि जो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी है और जो बेस थ्योरम है उनके क्वेश्चंस में मेन डिफरेंस क्या होगा, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का और ये टोटल प्रोबेबिलिटी का है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, दो पॉइंट हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं हमारे पास जिनको हमें अपने माइंड में रखना है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वर्क इज आस्क्ड, अगर प्रोबेबिलिटी जो पूछी गई है वो सेकंड वर्क से ही पूछी गई है, ठीक है, तो वो होता है टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन।
ठीक है। और अगर इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वर्क इज आस्क्ड, ठीक है, तो वो क्वेश्चन होता है किसका? बेस थ्योरम का। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। मीन्स क्या होता है, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम दोनों के अंदर क्या होते हैं? दो काम होते हैं। पहले काम से दो इवेंट A1 A2 बनते हैं, या फिर दो से ज़्यादा बन सकते हैं, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग सेकेंड वर्क हो गया अपना ए, और उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A1 A गिवन A2। अगर 3 इवेंट है तो A गिवन A3 भी निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक दोनों सेम थे। हम मेन बात आती है जो फॉर्मूला है। देखिए वो फॉर्मूला ना उसी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसमें तो हमसे प्रोबेबिलिटी सेकंड वर्क की ही पूछते हैं, लेकिन बेस थ्योरम के जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं अब, तो उनमें हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्क से ही प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस करने वाले हैं। बेस थ्योरम को, टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो अब हम देखते हैं बेस थ्योरम का फर्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है, देर आर 2 बैग्स, बैग 1 बैग 2। क्या है, हमारे पास 2 बैग है, बैग 1 बैग 2, कंटेनिंग 3 रेड एंड 4 वाइट बॉल्स। जो बैग 1 है ना, सॉल्यूशन, ठीक है, जो बैग 1 है उसके अंदर है 3 रेड एंड 4 वाइट, 3 रेड, R फॉर रेड, एंड 4 वाइट, W फॉर वाइट, एंड 2 रेड एंड 3 वाइट बॉल्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम अनुसार, कि बैग 1 के अंदर तो है 3 रेड 4 वाइट, और बैग 2 के अंदर है 2 रेड और 3 वाइट। बैग 2 के अंदर है 2 रेड और 3 वाइट, 2 रेड 3 वाइट। ठीक है, यहाँ तक तो ये डेटा था। अब बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, तो जैसे हमने टोटल प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चन में किया था, वही बात यहाँ पर है कि सबसे पहले तो हमें वो जो 2 काम है ना वही ढूंढने हैं। तो इन्होंने बोल दिया, बैग्स का डेटा बता दिया पहले, किस में कितने कौन से बॉल्स हैं। फिर उन्होंने बोला कि बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। फिर उन्होंने क्या किया, एक बैग सिलेक्ट किया रैंडमली, कोई भी, मतलब 2 ही बैग है तो दोनों में से कोई भी बैग सिलेक्ट कर लिया। एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और फिर इसमें से एक बॉल निकाली। इफ इट इज फाउंड टू बी अ रेड बॉल, अगर ये रेड बॉल मिले हैं तो बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो बताओ कि ये फर्स्ट बैग से निकले हैं। तो हमें यहाँ पर इस लाइन से देखो डायरेक्ट दिख रहा है, अ बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। तो यही अपने 2 काम है। पहला काम है कि बैग सिलेक्ट किया, और फिर दूसरा काम है उसमें से एक बॉल निकाल लिया। ठीक है, तो वर्क, फर्स्ट वर्क जो है ना अपना, वो क्या है, बैग सिलेक्शन। 2 बैग थे, उनमें से एक सिलेक्ट कर लिया। तो इवन इवेंट, मान लो बैग 1 इज सिलेक्टेड। ठीक है, बैग 1 इज सिलेक्टेड, E2 इवेंट हो जाएगा बैग 2 इज सिलेक्टेड। मतलब हमें एग्जाम्स में ये नहीं लिख के आना ये फर्स्ट वर्क बैग सिलेक्शन, हमें डायरेक्ट E1 E2 फिर A क्या होता है, और A गिवन A1 A गिवन A2 ये लिखने होते हैं डायरेक्ट। तो E1 हो जाता है बैग 1 सिलेक्ट कर लिया, और A2 इवेंट है बैग 2 सिलेक्ट कर लिया। फर्स्ट वर्क क्या है भाई, बैग को सिलेक्ट करना। तो क्या हम बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 क्या होगा? तो देखो फर्स्ट वर्क है क्या, बैग को सिलेक्ट करना। 2 ही बैग हैं,
तो इवन इवेंट क्या हो गया, बैग 1 सिलेक्ट कर लिया कि हमारे पास 2 बैग थे, बैग 1 बैग 2, उनमें से हमने बैग 1 सिलेक्ट कर लिया, तो टोटल थे 2 बैग, बैग 1 सिलेक्ट कर लिया 1 बैग, ठीक है, फेवरेबल हो गया 1। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के लिए भी 2 बैग थे, उनमें से हमने सेकंड नंबर वाला चूज कर लिया, तो है तो एक ही, फेवरेबल केसेस हो गए 1। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ गया फर्स्ट वर्क से, ठीक है। अब सेकंड वर्क क्या है कि पहले तो उन्होंने एक बैग सिलेक्ट किया था, फिर जो बैग सिलेक्ट कर लिया उसमें से एक बॉल निकाल लिया, और वो क्या आई है, रेड बॉल आई है, ठीक है, और वो क्या आई है, रेड बॉल आई है। यही होता है ए बी द इवेंट, हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, ए बी द इवेंट दैट ball drawn is red from the selected bag, कि जो बैग सिलेक्ट कर लिया ना उससे जो बॉल ड्रॉ की वो रेड थी। तो क्योंकि यहाँ पर 2 केसेस है कि भाई हो सकता हमने बैग 1 सिलेक्ट किया, हो सकता है बैग 2 सिलेक्ट किया हो, इसीलिए ए के लिए भी अब क्योंकि 2 प्रोबेबिलिटीज निकलेंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन, ठीक है, यानी कि इवन गिवन है, यानी कि इवन इवेंट गिवन है। इवन इवेंट गिवन का मतलब क्या हो गया कि बैग 1 सिलेक्ट कर रखा है और तब ए इवेंट हुआ है। ए इवेंट मतलब उसमें से बॉल निकाल लिया और वो रेड में ले लो। इवन इवेंट है यानी कि बैग 1 है और ए का मतलब उसमें से जो बॉल निकाली, यानी कि बैग 1 में से जो बॉल निकाली वो रेड हो। तो यानी कि सिंपली बैग 1 में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बैग 1 के अंदर रेड बॉल कितने हैं, 3, टोटल बॉल्स कितनी हुई, 7। तो टोटल केस हो गया नीचे 7 और ऊपर आ गया 3 आ गया डायरेक्ट, क्योंकि हमें एक ही बॉल निकालनी है, ठीक है। और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 का क्या मतलब होता है, E2 इवेंट गिवन है, E2 इवेंट का मतलब बैग 2 है और ए का मतलब उसमें से जो बॉल निकाली वो रेड है, यानी कि दूसरे बैग में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो दूसरे बैग में रेड बॉल्स हैं 2, टोटल बॉल्स हैं 5, टोटल बॉल्स यानी कि टोटल केसेस हो गए 5। फेवरेबल में क्योंकि एक रेड बॉल निकालनी है तो कितने अवेलेबल हैं, फेवरेबल केस हैं 2, ठीक है, एक ही निकालने हैं। तो अब जो हमारी फाइनल है ना, फाइनल इन्होंने प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। हमारे पास 2 केसेस बन रहे थे, अब इन्होंने हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये फर्स्ट बैग से निकले हैं। फर्स्ट बैग का मतलब इवन इवेंट, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग से पूछे है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट बैग से पूछे हैं तो हम क्या निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट बैग है अपना इवन इवेंट, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए। अगर ये बोल देते सेकंड बैग से तो हम निकालते प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए। और हम ये क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमसे पहले हमें बताया कि वो बॉल रेड है और फिर पूछा है कि बताओ कि वो फर्स्ट बैग के हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ए इवेंट गिवन है और तब हमें क्या बताना है, इवन कि भाई रेड बॉल है, निकले है और बताओ कि वो फर्स्ट बैग के है। तो जो गिवन होता है ए नीचे ले लिया, इवन इवेंट है भाई फर्स्ट बैग से पूछा है प्रोबेबिलिटी, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए निकालेंगे। अगर बोलते सेकंड बैग तो सेकंड बैग का इवेंट हमने E2 माना था, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए निकालते। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए का मतलब है, फॉर्मूला लगा दो, ऊपर इवन है तो इवन वाले लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ
इवन इंटू ए बाई वन, ठीक है। और नीचे आते हैं सारे, यानी कि इन दोनों की भी मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू। तो अब हम क्या करने वाले हैं, वैल्यूज पुट कर देंगे। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन भी हम निकाल चुके हैं, कितना होता है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन आएगा यहाँ पर, ये इवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन कितना है 3/7 है, डिवाइड में यही ऊपर वाला ही 1/2 इंटू 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 था 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 है 2/5। तो अब हमें क्या करना है भाई, इसको सोल्व। ये हो गया 3/7 2 जा 14 डिवाइड में 3/14 प्लस ये 2 से 2 कैंसल, ये हो गया 1/5। अब इसका क्या लेंगे एलसीएम, तो ये बन जाएगा 3/14 अपॉन, इनका एलसीएम हो जाएगा 70, ठीक है। तो 14 5 जा, तो 3 5 जा कितना होता है 15, 5 इंटू 14 तो 1 इंटू 14, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे हम, 3/14 अपॉन इनका सम करेंगे तो 29/70 आएगा, ठीक है। ये क्या होता है भाई, आगे हम देखें तो 3/14 मल्टीप्लाई 70/29, तो यहाँ पर कैंसिल आउट करें तो 14 5 जा होता है 70, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 अपॉन नीचे है 29 इंटू 1 29। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो अभी हम देखते हैं इसके आगे और एग्जांपल्स। तो अब हम देखते हैं बेस थ्योरम का एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, हमें 3 बॉक्स दिए गए हैं 1 2 3, 3 बॉक्स हैं, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, हर एक बॉक्स के अंदर हैं 2 कॉइन। अब इन्होंने डेटा दिया हुआ है कि बॉक्स जो 1 है, सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं जो बॉक्स 1 है उसके अंदर क्या है भाई, इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स, 2 ही कॉइन थे और दोनों गोल्ड हैं, किसके अंदर बॉक्स 1 के अंदर। तो हम लिख लेते हैं 2G, G फॉर गोल्ड, मतलब दोनों कॉइन्स किसके हैं, गोल्ड के हैं, ठीक है। इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, जो बॉक्स 2 है उसके अंदर क्या है, दोनों कॉइन्स हैं सिल्वर, तो हम लिख लेते हैं भाई 2S, यानी कि 2 है सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। एंड इन बॉक्स 3 देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन, बॉक्स 3 के अंदर 1 गोल्ड है और 1 सिल्वर है, तो हम लिख लेते हैं 1G 1S, 1 गोल्ड है और 1 सिल्वर कॉइन है, ठीक है। ये तो था डेटा अब तक। अब क्योंकि हमारा मेन फोकस रहता है काम ढूंढने में, 2 काम जो होते हैं ना वो पता कर लो है क्या। तो अब देखो ये लाइन आएगी, अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन। पहले एक आदमी ने इन 3 बॉक्स में से एक बॉक्स चूज किया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर जो भी बॉक्स उसने चूज कर लिया उसमें से उसने क्या किया, रैंडमली एक कॉइन निकाल लिया, गिवन कर दिया है कि वो कॉइन है गोल्ड कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड।
प्रोबेबिलिटी बताओ। एक कॉइन तो बता ही दिया कि उसने क्या कहा कि जिस बॉक्स में से उसने क्या किया, कोई भी बॉक्स उठा के रैंडमली उसमें से एक कॉइन निकाल लिया, और एक कॉइन जो निकाला उसने वो तो बता दिया क्या है, गोल्ड कॉइन। अब क्योंकि हर बॉक्स में 2 कॉइन थे तो उसने ये बता दिया कि जो एक कॉइन उसने निकाला वो तो गोल्ड है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी कि वो दूसरा कॉइन जो बच गया उस बॉक्स के अंदर वो भी गोल्ड हो। तो क्या ये इशारा नहीं है कि एक उसने निकाल लिया गोल्ड है, और बताओ कि दूसरा भी गोल्ड बचा हुआ उसके अंदर, यानी कि वो ये पूछना चाहता है। लाइक हम क्वेश्चन देखते हैं, चलो फिर बताएंगे। तो पर्सन चूजेस, अब 2 काम कौन से हुए कि पर्सन ने पहले तो एक बॉक्स चूज किया, फिर उसमें से कॉइन निकाला है, ठीक है, और वो कॉइन क्या है, गोल्ड का है भाई, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं पहला काम अपना, ठीक है। ये हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखना है भाई, फर्स्ट वर्क ये होता है, वहाँ पे डायरेक्ट हम E1 E2 E3 E4 जितने भी इवेंट बनते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वर्क क्या है, हम फर्स्ट वर्क नहीं लिखेंगे, मतलब डायरेक्ट हम ये लिखेंगे अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम, बॉक्स सिलेक्शन। तो 3 इवेंट बनेंगे भाई, क्योंकि 3 बॉक्स हैं, ठीक है। क्योंकि भाई वो बॉक्स चूज कर रहा है तो हो सकता है वो बॉक्स 1 चूज कर ले, हो सकता है वो बॉक्स 2 चूज कर ले, और हो सकता है वो बॉक्स 3 चूज कर ले। तो फर्स्ट जो वर्क होता है उससे इवेंट बनता है। वो इवेंट भाई ऐसा नहीं है कि हर बार 2 ही बने, हर बार 3 ही बने, वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉक्स हैं तो 3 इवेंट बनेंगे। कि भाई इवन इवेंट मतलब बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड, ठीक है, बॉक्स 1 सिलेक्ट कर लिया। E2 इवेंट हमने मान लिया कि बॉक्स 2 सिलेक्ट किया, वो इवेंट है, ठीक है। और E3 भी द इवेंट दैट बॉक्स 3 इज सिलेक्टेड, ठीक है। हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, बॉक्स 3। ये तो हो गया अपना भाई E1 E2 E3। अब हमें क्या निकालने होते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। 3 बॉक्स है और रैंडमली इनमें से कोई भी बॉक्स चूज कर लिया, बॉक्स निकाला नहीं, बॉक्स चूज किया। 3 बॉक्स है और 3 में से रैंडमली E1 इवेंट है कि बॉक्स 1 सिलेक्ट किया हमने। टोटल बॉक्स कितने हैं, 3, टोटल केस 3। E1 मतलब बॉक्स 1, तो फेवर में बॉक्स 1 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी क्या होगी, 1/3, क्योंकि 3 बॉक्स है उसमें से बॉक्स 2 सिलेक्ट कर लिया या फिर बॉक्स 3 सिलेक्ट कर लिया। तो 3 बॉक्स में से बॉक्स 3 है तो एक ही नंबर में है, तो इसलिए ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 जो कि होगी 1/3। पहला काम खत्म। अब हमारे सेकंड वर्क से बनता है भाई A इवेंट, सेकंड वर्क से बनेगा। तो सेकंड काम से के रिगार्डिंग बनता है A इवेंट। तो सेकंड काम क्या था कि पहले उसने बॉक्स चूज किया था, फिर उसने कॉइन निकाला था, ठीक है, और वो कॉइन दे रखा है इन्होंने, क्या मिला है, वो गोल्ड कॉइन। तो अब हम लिखेंगे सेकंड वर्क से बनता है A इवेंट। तो लेट A बी द इवेंट दैट a gold coin is taken out from the selected box, ठीक है। हमने मान लिया कि जो बॉक्स हमने सिलेक्ट किया उसमें से हमने क्या किया, एक गोल्ड कॉइन निकाल लिया, ठीक है। तो बॉक्स कितने थे हमारे पास, 3 थे, ठीक है। तो अब A इवेंट आ गया है। तो A इवेंट आने के बाद हमें क्या निकालने होते हैं,
probability of a given A1, probability of a given A2 और probability of a given E3। क्योंकि यहाँ पर 3 इवेंट है, 2 होते तो a given E2 तक ही चलता, क्योंकि 3 इवेंट है तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 भी निकालना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 क्या होगा, मतलब गोल्ड कॉइन निकाला है, गिवन E1 है, E1 का मतलब बॉक्स 1, कि उन्होंने मानना है कि भाई ये केस वो है जब उसने बॉक्स 1 सिलेक्ट किया है और तब उसने गोल्ड कॉइन निकालना है। बॉक्स 1 के अंदर 2 गोल्ड कॉइन है। ठीक है, क्या निकालना है उसको, एक गोल्ड कॉइन निकालना है। तो टोटल है 2 कॉइन्स। ठीक है, टोटल कॉइन है 2 और निकालना क्या है उसको, गोल्ड। उसको क्या निकालना है, गोल्ड कॉइन निकालना है। ठीक है, तो वो कितने हैं, फेवर में कितने हैं भाई, 2 कॉइन, गोल्ड भी कितने हैं, वो 2 ही हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पर, 1। ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हुई है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लाइक हमें क्या करना होता है, 2 गोल्ड कॉइन है, 2 गोल्ड कॉइन है, 2 में से 1 निकालना है। तो आप यहाँ पर ऊपर ये भी लिख सकते हो कि 2C1 कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके 2C1 अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो 2 ही आएगा। जो हम कॉम्बिनेशन का यूज़ है ना, वो जनरली अब हम देखने कॉम्बिनेशन का यूज़ हम लाइक दो चीज़ें हमें निकालने हो, लाइक 2 कॉइन ही निकालने होते हैं या फिर एक बॉक्स में से 2 बॉल निकालने हो। ठीक है, वरना जब हमें एक ही चीज़ निकालनी है तो हम डायरेक्ट उसके फेवर वाले ही लिख लेंगे। लाइक हमें इस बॉक्स में से क्या करने हैं, टोटल नीचे लिख दो, टोटल क्या है, 2 कॉइन है, टोटल लिख दे 2। अब जो हमें निकालना है वो क्या है, एक गोल्ड कॉइन है। तो अब हमें बस क्या देखना होता है, उस बॉक्स में गोल्ड कॉइन कितने हैं, एक अगर गोल्ड कॉइन निकालना है तो बस हमें ये देखते हैं कि टोटल गोल्ड कॉइन कितने हैं, वो 2 थे तो फेवर में आ गए इसके 2, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी होगी 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 निकालेंगे। ए गिवन E2 का मतलब है, ए का मतलब तो भाई गोल्ड कॉइन निकाला और E2 मतलब बैग 2 में से, बैग 2 में से गोल्ड कॉइन निकालना है। तो नीचे आता है टोटल, यानी कि जो टोटल कॉइन्स उसके अंदर हैं, उसके अंदर हैं 2 कॉइन्स, 2 लिख दिया नीचे। अब निकालना क्या है, उसमें से गोल्ड कॉइन। तो अब ये देखो कि इसमें गोल्ड कॉइन कितने हैं, इसमें कोई गोल्ड कॉइन है ही नहीं, मतलब 0। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 हो जाता है 0। अब ए गिवन E3, टोटल कॉइन्स हैं अपने 2। जो हम ये तरीका अब अपना रहे हैं ना, ये 1 के लिए है, 1। क्या अगर हमें एक ही चीज़ निकालनी है, लाइक एक ही गोल्ड कॉइन निकालना था, 2 निकालने होते तो बात अलग होती। अगर एक ही निकालना है तो हम डायरेक्ट यही करते हैं कि भाई टोटल चीज़ कितनी है वो लिख लिया नीचे, ऊपर लिखते हैं हम फेवरेबल, यानी कि गोल्ड कॉइन कितने हैं। अब इस बॉक्स की बात कर रहे हैं तो अब हम ऊपर लिखेंगे कि इसमें गोल्ड कॉइन कितने हैं, कितने इसमें एक ही है, तो 1 लिख दिया ऊपर। तो हमारे पास ए गिवन E1 आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 आ गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 आ गया। अब इन्होंने जो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है, वो क्या पूछी है, देखो, what is the probability that the other coin in the box is also of gold। इन्होंने हमको गिवन दिया था कि जो हमने एक कॉइन निकाला है ना उस बैग में से, वो गोल्ड है, और पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो दूसरा कॉइन बच गया है अब उस बॉक्स के अंदर वो भी गोल्ड का है। एक गोल्ड निकाल लिया और जो दूसरा बच गया वो भी गोल्ड कॉइन ही बचा हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इनडायरेक्टली वो ये पूछना चाहते हैं कि हमने बॉक्स 1 से निकाला है ये गोल्ड कॉइन, इनडायरेक्टली वो यही पूछना चाहते हैं। क्योंकि देखो, एक गोल्ड कॉइन निकाल लिया और पूछ रहे हैं कि जो दूसरा कॉइन उस बॉक्स में बचा हुआ है वो भी गोल्ड ही बचा हुआ हो, तो वो तो किस में हो सकता है भाई, वो केस तो बैग 1 के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि उसी में 2 गोल्ड कॉइन है। इसमें तो ये केस बन ही नहीं सकता, इसमें तो एक ही गोल्ड भी नहीं है,
इसमें मान लो हम बोल रहे कि एक गोल्ड कॉइन निकाल दिया, तो क्या दूसरा बचा हुआ कॉइन जो है वो गोल्ड बचेगा? नहीं, वो सिल्वर बचेगा। ठीक है, तो वो केस सिर्फ इसमें बनता है। तो इनडायरेक्टली वो यही पूछना चाहते हैं कि बॉक्स 1 में से ही निकालना है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो हमने गोल्ड कॉइन निकाला है वो बॉक्स 1 में से निकाला है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो अगर ये पूछ रहे हैं कि बॉक्स 1 में से निकालें, तो इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी जो निकालने आया लास्ट में वो क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए। अगर पूछते कि बॉक्स 2 में से निकाला तो निकालते प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए। तो अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? पहले हम लिखेंगे कि जो उसने पूछे है फाइनल हमसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछे है? प्रोबेबिलिटी that the other coin in the selected box बोल सकते हैं। Probability that the other coin in the selected box is also of gold। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये पूछ रहे हैं कि बताओ कि जो हमने वो एक गोल्ड कॉइन निकाला है ना, ये बताओ प्रोबेबिलिटी कि वो फर्स्ट बॉक्स में से निकाला है। तो यानी कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ऊपर E1 वाले यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। ऊपर तो सिर्फ E1 वाले, नीचे आएंगे जितने भी हैं सारे, यानी कि E1 इंटू ए बाई E1 वाले प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 वाले प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3। ठीक है, अब हम इनके वैल्यूज़ रख के क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो अब हम वैल्यूज़ रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 था 1/3 मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, ये कितना था भाई? 1। नीचे है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, वो तो हमने ऊपर ही लिखा है तो यूँ का यूँ लिख दो। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 था 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 था 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 फिर से 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 था 1/2। अब इसे सॉल्व करना है। ऊपर हो गया 1/3, नीचे हो गया भाई 1/3 इंटू 1 1/3, ये हो गया भाई 0 प्लस ये हो गया 1/6। तो अब इसे लिखते हैं भाई आगे 1/3 अपॉन ये क्या हो जाएगा भाई? इनका एलसीएम ले, 0 तो छोड़ ही दो, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया? 6। 3 2 जा तो 1 2 जा 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 होता है, तो 1 इंटू 1 1। ये हो गया 1/3 अपॉन 2 प्लस 1 क्या हो जाता है? 3/6। तो ये कितना आ जाएगा? नेट अपना जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2/3। मतलब इसको कैंसल आउट करके नेट सिंप्लीफाई करने के बाद आता है 2/3। ये है अपना 3। ठीक है, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं एक और एग्जाम्पल। ठीक है, 2/3 है ये। इसके बाद हम देखेंगे भाई एक और एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 3 ऑफ बेस थ्योरम। तो एग्जाम्पल का स्टेटमेंट है और डॉक्टर इज़ टू विजिट अ पेशेंट। एक डॉक्टर को क्या करना है? एक पेशेंट को विजिट करना है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज़ नोन दैट द probabilities that he will come by train, bus, scooter or
बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिस्पेक्टिवली दिस दिस दिस। ठीक है, एक डॉक्टर को पेशेंट को विजिट करना है, तो पास्ट एक्सपीरियंस से उन्होंने क्या है, प्रोबेबिलिटी इस तरह से है कि वो ट्रेन से आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/10। बस से आता है डॉक्टर पेशेंट को विजिट करने के लिए, तो वो आए उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। स्कूटर से आए 1/10, और किसी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आने की प्रोबेबिलिटी है 2/5। द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट आर दिस दिस दिस। और प्रोबेबिलिटी कि वो लेट हो जाएगा, ठीक है, वो क्या है, 1/4 है, 1/3 है और 1/12 है। इफ़ ही कम्स बाय ट्रेन बस स्कूटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मीन्स अगर वो ट्रेन से आता है और लेट हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। बस से आए और लेट हो जाए 1/3 प्रोबेबिलिटी है, और स्कूटर से आए और लेट हो तो 1/12 प्रोबेबिलिटी है। बट इफ़ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी लेट। अगर किसी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है तो वो लेट नहीं होगा, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। When he arrives, जब वो आया, he is late, तो वो लेट आया। What is the probability that he comes by train? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ट्रेन से आया था। ठीक है, हमें देखो पता है बेस थ्योरम में जो लास्ट में प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है ना, तो उसका कनेक्शन होता है पहले काम से। यानी कि हम पहला काम अगर हमें समझ नहीं आता तो हम देख सकते हैं कि पहला काम वो बनेगा इसके रिगार्डिंग ही बनेगा जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ना कि लाइक वो ट्रेन से आया था। ठीक है, तो उसी से बनेगा अपना फर्स्ट वर्क। यानी कि फर्स्ट वर्क क्या हो सकता है कि वो ट्रेन से आया हो, बस से आया हो, मतलब वो आया है। सेकंड वर्क हो जाएगा When he arrives he is late, जो गिवन चीज़ है वहाँ से सेकंड वर्क बन जाएगा कि वो लेट आया है। ठीक है, तो पहले हम E1 E2 E3 जितने भी ये बनते हैं बना लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछ गई है ना वहाँ से हमें फर्स्ट वर्क वहाँ से भी मिल सकता है। अगर सीधा ना दिखे तो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि भाई पहला काम क्या था, क्योंकि हमें बेस थ्योरम में 2 वर्क होंगे, वो वही ढूंढने होते हैं भाई कौन से हैं। तो ही कम्स बाय ट्रेन, तो वो ट्रेन से आया हो, यानी कि ये तो पूछा गया आ किस से सकता है, वो ट्रेन बस स्कूटर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, तो वो जाता है भाई फर्स्ट वर्क। ठीक है, ठीक है, मतलब वो आया कैसे था। ठीक है, मीन्स क्या था उसका। तो फर्स्ट वर्क से इवन बी द इवेंट हम मान लेते हैं कि वो ट्रेन से आया। ठीक है, इवन बी द इवेंट हम मान लेते हैं कि वो ट्रेन से आया। E2 बी द इवेंट हमने मान लिया कि वो आया किससे, बस से। और E3 बी द इवेंट वो मान लिया स्कूटर से आया है। ठीक है, एंड E4 बी द इवेंट कि वो आया अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अदर। ठीक है, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमने मान लिया अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था। ठीक है, किसी से भी आ सकता है भाई वो, हमने मान लिया अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मतलब इस तरह E1 E2 हमने फोर्थ इवेंट मान लिया, मतलब अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो गिवन है उनमें 4 ही दिए हैं भाई। ट्रेन से आ सकता है, बस से, स्कूटर से या किसी और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट वर्क। अब जैसे ही E1 E2 E3 E4 आते हैं तो हमें क्या निकालनी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, जो कि उसने हमको गिवन दिया था स्टेटमेंट के अंदर कि वो पास्ट एक्सपीरियंस से जो उसकी प्रोबेबिलिटी है ट्रेन से आने की वो कितने थे भाई, क्योंकि E1 का मतलब वो ट्रेन से, तो वो गिवन थी कितने, 3/10। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि बस से आने की भी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 स्कूटर से आने की 1/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 यानी कि अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आने की प्रोबेबिलिटी है 2/5। अब ये तो हो गया फर्स्ट वर्क का। ठीक है, तो जो चीज़ गिवन है
एक टाइप से, ठीक है, उसको मानते हम ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट ही अराइव्स लेट, ठीक है, कि वो आया, लेट आया। तो अब इसमें क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई वन, क्योंकि वो लेट आया, बट एक तो इवन गिवन था, यानी कि वो ट्रेन से आया था और फिर लेट हुआ, तो ये प्रोबेबिलिटीज भी हमको क्वेश्चन में गिवन थी, प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट, ठीक है। तो वो रिस्पेक्टिवली ये गिवन थे कि भाई ट्रेन से अगर वो आया और लेट हुआ तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है, बस से आए और लेट हो जाए तो 1/3, और अगर स्कूटर से आए और लेट हो तो 1/12 थी, और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की थी 0 लेट होने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन A1, यानी कि वो ट्रेन से आया और क्या हुआ, ए मतलब लेट हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ए गिवन E2 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 इज 1/12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E4 हो जाती है 0, क्योंकि उसने बोला है कि वो लेट होता ही नहीं है अगर वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए। तो जब हमारे पास ये आ गया तो अब हमें पता करना है कि फॉर्मूला क्या लगाना है, ठीक है। तो उन्होंने हमसे पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, कि वो लेट हुआ और वो ट्रेन से आया था, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट he comes by train, प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, ठीक है, कि वो गिवन था वो लेट हुआ, और प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से आया था, दैट ही कम्स बाय ट्रेन, तो वो क्या हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स लेट बाय ट्रेन, ठीक है, कि वो लेट आया था और वो ट्रेन से लेट आया था, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है इवन गिवन ए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी भाई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स लेट, ही कम्स बाय ट्रेन, प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स लेट एंड ही हैज़ चूजन ट्रेन, तो वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन, नीचे आएंगे सारे कॉम्बिनेशंस, मतलब जो ऐसे बन रहे हैं ना कॉम्बिनेशन, इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of A given E2 plus probability of E3 into probability of A given E3 plus probability of E4 into probability of A given E4। तो अब हमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन था भाई 3/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन था 1/4, उसके बाद है डिवीज़न में, तो पहला तो यही है 3/10 इंटू 1/4, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 था 1/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 था 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 था 1/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 था 1/12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 था 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E4 है 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा, ऊपर है 3/14, डिवाइड में क्या होगा भाई, ये फर्स्ट टर्म तो 3/40 होगी, प्लस ये हो जाएगा 5 3 = 15
प्लस 1/120 प्लस ये हो गया 0। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 3/40 अपॉन में इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, वो एलसीएम आ जाएगा भाई, वो एलसीएम आ जाता है 120। ठीक है, अब हमें इनका एलसीएम लेना होगा और वो एलसीएम आ जाता है 120। 3 3 ज़ा 9, 15 8 ज़ा तो 1 × 8 8 प्लस 120 × 1 इज इक्वल टू 120 तो 1 × 1 1 तो ये हो जाता है भाई आगे 3/40 अपॉन में कितना आ जाता है 18/120, 18/120। तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1/2। ठीक है, तो ये हो जाता अपना फाइनल आंसर कि वो लेट आया और वो ट्रेन से आया था तब लेट हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अब हम एक एग्जांपल देते हैं जो कि आपके लिए, आप उसको सॉल्व करके कमेंट में अपना आंसर बताएं। सो देखते हैं स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन है आपके लिए। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से एक कार्ड पहले क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, गुम हो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, अब जो उसमें रिमेनिंग कार्ड्स बच गए, यानी कि कितने बच गए 51। उनमें से क्या किया, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, उनमें से 2 कार्ड निकाले एंड आर फाउंड टू बी डायमंड्स, और वो डायमंड्स हैं दोनों। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी अ डायमंड। प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो पहले कार्ड गुम हुआ था वो भी डायमंड ही था। तो देखो यहाँ पर आपको क्या है, 2 काम ढूंढने हैं। तो क्या आपको दिख रहा है कि पहले तो क्या हुआ, एक कार्ड लॉस्ट हुआ है और फिर जो बच गए उनमें से 2 कार्ड निकाले हैं। तो पहला काम हुआ कि कार्ड लॉस्ट हो गया, उससे इवेंट बनेंगे भाई कौन सा लॉस्ट हुआ। फिर जो 2 कार्ड निकालने हैं ये दूसरा काम हो गया, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो वो मिसिंग कार्ड था, यानी कि हम वापस से पहले काम पर गए हैं, क्योंकि पहले काम में क्या हुआ था, लॉस्ट हुआ था कार्ड। तो वापस से हम प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वर्क से रिलेटेड है, जो हमें फाइनली प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका रिलेशन पहले काम से है। तो इसीलिए क्वेश्चन क्या है, बेस थ्योरम का हो गया, न कि टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं आप अपने डाउट्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।